हेलो दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक चाइनीज़ प्रोडक्ट से, एक चाइनीज़ ऐप से वीडियो बना करके बॉयकॉट चाइना के बारे में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है और क्या बॉयकॉट चाइना सही है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, एज अ कॉमन मैन या एक आम आदमी की तरह आप और मैं कैसे ये चाइनीज़ और चाइना के इस बड़े से जाल से बाहर निकल सकते हैं, और कैसे अभी जो भारत के अंदर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसका एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं और स्वदेशी को अपना सकते हैं, जैसा कि सोनम वांगचुक सर ने कहा है। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो हमारा चीन और भारत के बीच का ये व्यापारिक मसला होगा, इसमें आपको स्लाइड्स इंग्लिश में दिखेंगी और हिंदी में हम इस पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे कि एज अ कॉमन मैन हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी की तरह क्या कर सकते हैं, कितना बेनिफिशियल ये बॉयकॉट रहेगा, या हम ये कहें कि क्या हम इसे बॉयकॉट कह सकते हैं या फिर ये कुछ और चीज़ है। इकोनॉमी के टर्म्स में भी देखेंगे और ओवरऑल एनालिसिस करें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, चीन और भारत दोनों बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, बहुत बड़े बाजार हैं, और दोनों की जनसंख्याएं आपको पता है, चीन नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पे है, यानी कि दोनों दुनिया के बहुत बड़े देश हैं। अब आपको पता है चीन एक काफ़ी अच्छी अर्थव्यवस्था है, भारत एक काफ़ी अच्छी उभरती अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में अगर हम इन दोनों मार्केट की बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंदर, जो कि एक उभरता हुआ नया महाद्वीप है जिसके अंदर एक महाशक्तियों का उदय हो रहा है, इस महाद्वीप के अंदर भारत और चीन का आपस में व्यापार, यानी कि भारत से चीन और चीन से भारत के बीच जो व्यापार होगा, ये अगर एक सक्सेसफुल रूप में चलता है तो ये दोनों देश एक दूसरे की काफ़ी मदद कर सकते हैं अपनी मार्केट और अपने सामान से। लेकिन दोस्तों, चीन की अगर आप नीतियों को देखेंगे तो शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे चीन एकाधिकार के पक्ष में रहता है। आपने चाहे चीन का 1962 के बाद का अगर आप पूरा का पूरा वे देखें, सॉरी दोस्तों, 1962 के बाद का पूरा वे एनालिसिस करते हैं अगर, तो आप देखते हैं कि चीन की जो पॉलिसी रही है वो रही है एकाधिकार की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए। सबसे पहले देखिए, वॉर के बाद अक्साई चीन का एरिया जाता है, फिर चीन सपोर्ट करता है पाकिस्तान को पीओके के रीजन में। चीन इंडिया के सामान के लिए और अपने सामान, अपने गुड्स के लिए अलग अलग नीतियों का पक्षधर रहता है। चीन का जो सामान भारत में आता है और चीन में जो सामान भारत से जाता है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, काफ़ी डिफरेंस है। और बाकी पॉलिसीज़ आप देख सकते हैं, चाहे वो चीन की स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसीज़ आप लीजिए, अलग अलग बंदरगाहों से हिंद महासागर में भारत को घेरने की जो कोशिश चीन कर रहा है, तो ये एकाधिकार की कुछ कोशिशें हैं। और अगर आप देखें, आज पूरा विश्व कोरोना के लिए जहाँ एक तरीके से चीन के अपोजिशन में खड़ा हो रहा है, तो ये कई सारी पॉलिसीज़ या कई सारी चीज़ें हम चीन के बारे में जानते हैं और पहले से जानते आए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो एक अर्थशास्त्र के माध्यम से कि ये है क्या, पूरा इश्यू क्या है। देखिए, 13 अप्रैल 2019 एक काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, और एज एन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय डाटा के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप 20 लाख करोड़ से पूरी तरीके से परिचित हो चुके होंगे। 20 लाख करोड़ का बजट प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया, तो उसी हिसाब से इसको देखिए। इम्पोर्ट ऑफ इंडिया कितना है? 4.8 लाख करोड़। एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया है 1.1 लाख करोड़। यानी कि भारत में आता कितना है, हम आयात कितना करते हैं? 4.8 लाख करोड़ का। हम निर्यात कितना करते हैं दोस्तों? 1.1 लाख करोड़ का। इनके बीच के गैप को कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। देखिए, भारत 2 लाख करोड़ चीन भेजे, चीन 2 लाख करोड़ भारत भेजे, तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा ज़ीरो। किसी को भी व्यापार में कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बहुत का ही नुकसान हो किसी देश को कभी, किसी देश को कभी, तो चलता है दोस्तों। लेकिन यहाँ ये जो ट्रेड डेफिसिट आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। 2014 में ये घाटा और बड़ा था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, 2014 के कंपैरिजन में देखें तो हमने इंपोर्ट को 8% कम किया और एक्सपोर्ट को 31% बढ़ा दिया है। यानी कि ये 31% बढ़ाने के बाद का डाटा है और ये 8% घटाने के बाद का डाटा है। और उसके बाद भी हमें 3.7 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है।
हमने केवल 70,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट कम किया है। 70,000 करोड़ इसमें और जोड़ दीजिए, इतना घाटा हम 2014 में लेते थे, उससे पहले इससे ज़्यादा घाटा था। करंट में कितना है उसके बारे में मैं बिल्कुल बात करूंगा, फिलहाल इस डाटा से आप इजीली समझिए। तो अभी से आपको कॉमन थिंकिंग मैंने एक जो बनाई वो क्या है दोस्तों, कॉमन थिंकिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो हमने जो कॉमन थिंकिंग क्रिएट की है उसके बारे में देखते हैं। हमारी कॉमन थिंकिंग ये कहती है कि इंडिया और चाइना ये दो बड़े देश हैं। भारत चीन को जितना देता है उससे बहुत ज़्यादा चीन भारत को देता है। ये चीज़ एक बहुत क्लियर वे में हम देख पा रहे हैं। इससे भारत को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि हम ना तो पैसा कमा पाते हैं ना अपना सामान बेच पाते हैं। चीन क्या करता है, पैसा भी कमा लेता है और अपना सामान भी दोस्तों बेच लेता है। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है और ये आपको कहीं भी नॉर्मली इकोनॉमिक फॉरम्स में किसी भी इकोनॉमिक वे में आपकी समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए हम क्या चीज़ें लेते हैं, ये बहुत बड़ा एक इशू है दोस्तों। हम चीन से क्या खरीदते हैं, क्लियर मैं आपको बहुत आसानी से दिखाता हूँ। हम टेलीफोन सेट्स लेते हैं, टेलीफोन नेटवर्क इश्यूज़ के जो रिलेटेड चीज़ें हैं, वायरलेस का नेटवर्क है, चाहे वायर विद वायरलेस वो वायर के साथ है। हम अगर बात करें कुछ मेडिकल चीज़ों की, कुछ मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रीडर्स की, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, सिमिलर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर्स हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम चीन से लेते हैं। मैं आपको वेरियस सारी की सारी चीज़ें एक साथ दिखाने भी वाला हूँ आगे जा करके। फिलहाल आप इसको देखिए कि इंडिया से क्या भेजते हैं, कॉटन यान, कॉटन यान भेजते हैं। और क्या भेजते हैं हम भेजते हैं आयरन ओर, हम भेजते हैं कॉपर ओर। तो लोहा है, कॉपर है, इसका कच्चा माल हम दोस्तों भेजते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। चीन ज़्यादा भेजता है हमें, हम कम भेजते हैं। बहुत क्लियर सी चीज़ें हैं, सबको पता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस पूरी की पूरी लिस्ट में आप कहाँ पर हैं? केवल टेलीफोन सेट्स में या और कहीं हैं आप कभी डायोड लेते हैं, कभी ट्रांजिस्टर, कोई सेमीकंडक्टर आपने दुकान से ख़रीदा हो, या किसी जनरल स्टोर पे जाकर के आपने कहा हो कि सर मुझे एक डायोड चाहिए, एक सेमीकंडक्टर चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत एलईडी की हम बात कर सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ये एक इशू हो सकता है। बट मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव में अगर कहूँ, एक बड़ी चीज़ के लिए कहूँ, मैं बड़े क्षेत्र में कहूँ, तो आप इस लिस्ट में कहीं नहीं हैं। तो फिर हम हैं कहाँ और हम कैसे काम करेंगे, यही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं एक बार वेरियस सारे के सारे चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लेते हैं हम। शुरू से लास्ट तक एक एक चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है, हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए टेलीफोन सेट्स, सेल्यूलर वायरलेस जैसे आपको लेने हो ट्रांसमिशन के लिए, एपरेटस फॉर कम्युनिकेशन। फिर देखिए इलेक्ट्रिक, इंस्टेंटेनियस और स्टोरेज वाटर हीटर्स हैं। फिर देखिए डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस, फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर, फोटोवोल्टिक सेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसेप्शन एपरेटर्स देख लीजिए आप, रेडियो ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स देख लीजिए, इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स देखिए, मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर हैं, प्रोजेक्टर्स हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर के आप देखते हैं। यहाँ देखिए एंटीबायोटिक्स, मिनरल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स दोस्तों, 2 और 3 ऑफ द फर्टिलाइजर्स एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अदर फर्टिलाइजर्स हैं, गुड्स ऑफ दिस चैप्टर इन टैबलेट्स और सिमिलर फॉर्म्स और इन अ पैकेज और अ ग्रॉस वेट नॉट एक्सीडिंग 10 ग्राम। ये खैर ये चीज़ें उतना ज़्यादा आपको देखना नहीं है, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मॉनिटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ खाद हैं, यानी कि जैविक तो नहीं, जो अजैविक जैसे हम लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ गुड्स हैं, और एज अ सीजनल ये चीज़ें बढ़ती हैं। कुछ इलेक्ट्रिक सप्लायर्स हैं और कपड़े, काफ़ी कुछ कपड़ों का भी है ब्रांडिंग में। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो दोस्तों आपने देखा होगा होली दीपावली पे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ सामान आता है। उसके बारे में भी आपको एक बात बताता हूँ कि चीन के अंदर इंडिया बेस्ड मार्केट चलती है, मतलब वो भारत के लिए सामान बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज चलती हैं चीन के अंदर। ये कॉमन सी चीज़ है कि हर सीज़न में दीपावली पे आप देखिए, होली पे आप देखिए, जम के सामान इंडिया में आता है और हम लेते हैं। अब देखते हैं, तो ये है दोस्तों एनालिसिस। एक हम अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ना चीज़ें, तो हमें दोस्तों पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। देखिए इंडियाज़ टोटल इम्पोर्ट 19,970, 19,000, अब 20,000 के करीब कह सकते हैं शिपमेंट्स हुई हैं। और इंडिया की कितनी, 1,458। देख रहे हैं आप, गैप देखिए दोनों का। ये करेंसी तो आपको देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया, आप खाली ट्रेड गैप देखिए।
अब ट्रेड गैप देखिए, ग्राफ देखिए, हम कहाँ हैं वो कहाँ है, चीन कहाँ है हम कहाँ हैं। आपको सिंपल ग्राफ रेट देखना है। 19,000 20,000 कहिए, 19,970 शिपमेंट्स यहाँ 1,458 दोस्तों। अब मैं आपको बात करता हूँ दोस्तों इस डाटा से पहले कि आज, यानी कि आज हम जो ये चीन का बहिष्कार की बात कर रहे हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट क्यों करता हूँ आज के पर्सपेक्टिव में, आज कंडीशंस क्यों बन गई हैं दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं लास्ट का, ये है हमने कितना कम कर दिया है इन चीज़ों का ट्रेडिंग गैप। ट्रेड गैप यानी कि पहले और आज के ट्रेड में कितना ज़्यादा डिफरेंस हमने कर दिया है। पहले देखिए टेलीफोन सेट्स हैं, मोबाइल टेलीफोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, 1.67% रेट से इंक्रीज़ हुआ है, मतलब बहुत कम इंक्रीज़ है। आज जब हम टेलीफोन मार्केटिंग की बात करते हैं ना दोस्तों, तो भारत और चीन के बीच में टेलीफोन का जो गैप है, मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का और इंडियन प्रोडक्ट्स या अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट में, हमने केवल 1.67% इंक्रीज़ किया चीन से ख़रीदने के लिए। ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, इसमें हमने डिक्रीज़ कर दिया है दोस्तों, -12% कम कर दिया है। यहाँ देखिए मशीनरी इंक्लूडर, प्राइम मूवर्स, इन सारी चीज़ों में हमने -30% का डिक्रीज़ कर लिया है चीन से व्यापार में। फिर देखिए दोस्तों मिनरल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स में कितना गैप हमने क्रिएट कर लिया, -66% कम कर दिया हमने। हम इसको आगे भी करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपनी कंट्री में डेवलप करने लग जाएंगे और ये चीन से हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिल्वर देखिए, मिनरल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये जो हम अभी तक बात कर रहे थे ना, ये मेडिसिन के लिए -47% डिक्रीज। फिर देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये जरूर इंक्रीज हुआ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा लेकिन हमने क्या खरीदा है, 479% इंक्रीज हुआ है चीन से सामान खरीदना। किस में? लाइट वेसल्स, फायर फ्लोट्स, नॉर्मल इतनी सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। आपने समुद्र में चलने वाली छोटी मोटी जहाज़ें देखें, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। ऐसे सामान हमने ज़्यादा खरीदे, ऐसे गुड्स हमने बहुत ज़्यादा खरीदे हैं चीन से। चलिए, इसके अंदर भी आप कहीं नहीं हैं और ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ चल रही है। फिर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जानते हैं आप इसको, दैट इज़ टिकटॉक। तो इसको डोइन, यानी कि अगर इसकी होम मार्केट चाइनीज़ मार्केट कहें तो उसको डोइन के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2016 में चीन में लॉन्च हुआ था और अब ये ग्लोबली एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। देखिए अब इंडियन यूजर्स 38 मिनट्स डेली का टिकटॉक पे यूज़ करते हैं और ये 26% 1 वीक का रिटेंशन रेट है इसका। लेट 2018 तक देखिए ग्लोबल वेब इंडेक्स में स्टडी में 55% ऑफ टिकटॉक यूजर्स अपलोड करते थे वीडियो, 68% उसको देखते थे। अब देखिए दोस्तों रेवेन्यू की बात करते हैं। तो रेवेन्यू में आप देखिए डॉलर 176 मिलियन डॉलर दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, 176 मिलियन डॉलर, 176 मिलियन डॉलर आप नॉर्मली देख रहे हैं। इतनी कमाई टिकटॉक से होती है, चाइना की इतनी कमाई टिकटॉक से होती है। अब बशर्ते कि ये उस कंपनी की कमाई है और उस कंपनी का जितना टैक्स है वो ऑब्वियसली चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाना है। देखिए ऐप का जो सिस्टम है ना, वो आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेगा। इन लिस्टों में आपको ऐप्स का सिस्टम नहीं देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप जो उनके सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, अदर थिंग्स जो कि इसमें काउंट नहीं होती हैं, वो इसके अंदर नहीं आती हैं, जिसका उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। कितना बड़ा मार्केट है मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। तो दोस्तों टिकटॉक, अब देखिए मैं चीन की पॉलिसीज़ को अच्छी पॉलिसीज़ क्यों नहीं मानता हूँ दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए आपने नाम सुना होगा म्यूजिकली करके, एक ये भी एक टिकटॉक की तरह ऐप था। तो देखिए एक बाइटी डांस, ये जो आप देख रहे हैं बाइटी डांस, ये पेरेंट एजेंसी है टिकटॉक की। जी हाँ दोस्तों, आप सर्च करेंगे ना टिकटॉक के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। टिकटॉक की जो पेरेंट एजेंसी है ना, जो टिकटॉक यूज़ कर चलाती है, बनाया है जिसने, वह बाइटी डांस, और इसी ने एक ऐप बनाया दैट इज़ म्यूजिकली। आपको पता है म्यूजिकली क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि ये यूएस मार्केट के अंदर जा सके, और ये यूएस मार्केट के अंदर गई। 2017 में ये बना और इसने यूएस मार्केट को अपने कब्जे में लिया। और उसके बाद देखिए दोस्तों कितनी भयंकर चीज़ होती है, म्यूजिकली 2018 में टिकटॉक के साथ मर्ज हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी स्ट्रेटजी है। 1 साल तक इन्होंने वहाँ यूजर्स बनाए यूएस में, और उसके तुरंत बाद 1 साल बाद जब यूजर्स बन गए, एक बहुत अच्छा यूज़र मास मिल गया, तो फिर से वापस ये किस में जुड़ गए दोस्तों,
टिकटॉक में जुड़ गया म्यूजिकली। सारे अकाउंट्स चेंज हो गए लोगों के, जितने यूएस वाले थे वो म्यूजिकली से सीधा ट्रांसफ़र हो गए टिकटॉक पे। तो देखिए जो भी इसके पीछे की स्ट्रेटजी रही हो, जो कुछ भी था, डजेंट मैटर। आप बस एक चीन की पॉलिसीज़ को देखिए ना आप, पैसा कमाने का क्या तरीका है। आप क्या, मैं क्या, अदर यूज़र्स क्या, इंडिया के, अमेरिका तक के अच्छे खासे यूज़र्स को इन्होंने ऐसे ले डूबे हैं। चलिए फिर देखते हैं। चाइना विद टोटल ऐप रेवेन्यू टू क्लोज टू $50 बिलियन अकाउंट्स फॉर नियरली 40% ऑफ ग्लोबल ऐप रेवेन्यू। दुनिया भर के 40% का ऐप रेवेन्यू अगर हम देखें तो 40% चाइना को मिलता है। आप ये देखिए $40 बिलियन की कमाई होती है। आपको पता है $40 बिलियन में क्यों वो कर रहा हूँ? आपको पता है इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट $42 बिलियन का है। आप इस पे थोड़ा सा सोचिए ना कि $40 बिलियन वो ऐप से कमाता है चाइना आपने, और 42 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग हमारा है। फिर देखिए चाइनीज़ ऐप रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 140%। 2016 के बाद 140% ऐप रेवेन्यू बढ़ गया है उसका। चलिए तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हम चाइना की पॉलिसीज़ और बाकी चीज़ें डिस्कस करें, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ दोस्तों। देखिए क्या हुआ, जब पूरी दुनिया ने चीन के ऊपर कोविड-19 के लिए आरोप लगाने शुरू किए, तो चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कि भारत को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, भारत को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो जब चीन ने ये धमकी दी, या एक तरीके से कहें कि चीन ने ये स्टेटमेंट दी, तो इसके पीछे रीजंस थे। और जो अगर आप एनालिटिक वे में देखेंगे ना, एनालिसिस करेंगे कि ये सारी चीज़ें चीन इंडिया को कैसे धमका सकता है, तो आपको लगेगा कि यार चीन ने कहा तो बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ दोस्तों, चीन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे या बहुत बुरे नहीं हैं। आप देखिए रोज़ बॉर्डर पर टेंशन होती है लेकिन गोलियां नहीं चलती। मतलब एक तरीके से आप कहें ना, चीन की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अपने देश के पर्सपेक्टिव में तो चीन की पॉलिसी अच्छी है ना। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, भारत एक ओपन चेक की बात करता है कि आप भैया ओपन टेस्ट कीजिए, देखिए, बिल्कुल देखिए किसने कोविड-19 फैलाया है। एक तरीके से हमारा ये ओपन हिंट था कि आप चीन में टेस्ट कीजिए कि क्या चीन ने तो कोविड-19 नहीं फैलाया। उसके बाद आपको पता है दोस्तों क्या हुआ था, लिंक करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ चीन की जो धमकी थी कि भारत को इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए, वो कैसे काम करती है। देखिए देखिए चीन के स्टेप्स क्या क्या है। पहला, नेपाल और श्रीलंका, ये दोनों इंडिया के खिलाफ चीन यूज़ कर सकता है, ये उसकी पहली पॉलिसी थी। और रिसेंटली आपने देखा चीन ने नेपाल का ज़बरदस्त यूज़ किया। देखिए बिना किसी मुद्दे के एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उछल गया, बिना किसी बात के नेपाल का मुद्दा कितना ज़्यादा उछला, ताकि इंडिया का ध्यान बटे। ये ध्यान बटने वाली बात नहीं थी दोस्तों, नॉर्मल चीज़ नहीं थी, ये पूरा एक स्क्रिप्टेड था कि नेपाल ऐसा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि चीन का प्रेशर है। देखिए मनोज मुकुंद नरावड़े सर ने कहा ना कि ये नेपाल नहीं कर रहा, उसके पीछे कोई और है। वो कौन है पता है आपको? वो है चाइना। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि चाइना की टेस्ट होनी चाहिए कि भैया चाइना फैला रहा है ये जो चीज़ें हैं इसको, इसीलिए उसने नेपाल का यूज़ किया। अब देखिए वो काफ़ी रॉ मटेरियल की सप्लाई हमारी रोक सकता है। अभी तो उसने नहीं रोकी है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है मेडिकल के साइड में, या फिर अभी आपने देखा ना सेमीकंडक्टर्स हम उससे लेते हैं, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर्स, इसको कम कर सकता है। अगला, अभी तो नहीं, फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वहाँ चाइना अपना इन्फ्लुएंस डालेगा। इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए होगा दोस्तों ये। नॉर्थ ईस्ट में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। एक और, बॉर्डर इशू। अभी करंट में आप देखिए क्या बॉर्डर इशू बढ़ा है या नहीं चीन के साथ। अगला, पाकिस्तान, ये तो खैर उसका रोज का काम है। पाकिस्तान को एक मोहरा बना के चीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी लड़ता है। देखिए मैं इनको क्यों कह रहा हूँ, नेपाल को आपने देख लिया लाइव, पाकिस्तान का इशू आप रोज देख रहे हैं, बॉर्डर इशू आप लाइव देख रहे हैं। केवल बच गए दो, रॉ और नॉर्थ ईस्ट। बहुत जल्दी आपको ये दोनों भी देखने के लिए मिलेगा। तो चीन केवल धमकी नहीं देता, वो ऐसी पॉलिसीज़ बना के रखता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। तो आपका जो ये अभी आप माहौल बना रहे हैं इंडिया के अंदर, बॉयकॉट चाइना ना, ये माहौल के लिए चीन ने इतनी तैयारियां करके रखी थी कि अगर चीन का विरोध होता है
तो उसके पास इतनी सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं दोस्तों। ऐसे में क्या हमें विरोध करना चाहिए? वाई नॉट, डरना थोड़ी ना है। तो हमारे पास लेकिन पॉलिसीज़ भी तो होनी चाहिए दोस्तों। कैसे हम इस ग्लोबल मार्केट में, कैसे हम इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे विरोध करें? तो मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज़ बताता हूँ दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हम बॉयकॉट नहीं कर सकते किसी चीज़ का। आप बॉयकॉट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास सारे गुड्स अवेलेबल ना हो। तो अब हमें ज़रूरत है इन सारे गुड्स पे फोकस करने की। ये सारे गुड्स हमारे पास जब खुद हो जाएंगे तो हम आराम से बॉयकॉट कर लेंगे, है ना। लेकिन ये गुड्स तो है नहीं, फिर हम आपसे क्यों कह रहे हैं बॉयकॉट कीजिए? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इंडिया क्या क्या कर सकता है। ये देखिए, इंडिया की मार्केट्स में कंपटीशन बढ़ाना है, इंडिया की मार्केट को स्किल करना है, यहाँ बिजनेस डोर खोलना है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, मेक इन इंडिया को प्रोग्रेस देनी है, इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है। चलिए एक एक को बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में सोचते हैं और देखते हैं कि कैसे हम चीन के इस पॉइंट ऑफ व्यू को ख़त्म कर सकते हैं। पहला कंपटीशन है दोस्तों। कंपटीशन कैसे? आप देखिए, आप इंडिया के सामान खरीदना स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। चलिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। किसी भी एक प्रोडक्ट का, एक नॉर्मल गुड है, आपने उसको लेना है, आप दुकान पे गए, आपने कहा सर ये गुड दे दीजिए। अब आप कंपेयर करेंगे, अगर वो दो प्रोडक्ट्स हैं, आप देखेंगे कौन सस्ता है। चलिए ठीक है, एक प्रोडक्ट सस्ता है, लेकिन क्वालिटी किसकी अच्छी है? वो दूसरे की अच्छी है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या खरीदेंगे। बट देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन। पहला वाला ट्राई करेगा वो अपनी क्वालिटी बढ़ाए, दूसरा ट्राई करेगा वो प्राइस कम करे। इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन। इंडिया में आप देखेंगे ना, ये कॉम्पिटिशन नहीं है। कैसे? आप जब भी दुकान पे इलेक्ट्रिक लाइट्स खरीदने जाते हैं दीपावली में, आप देखते हैं कौन सी सस्ती और ठीक ठाक है। चाइनीज़ प्रोडक्ट, ठीक है आपने खरीद लिया। क्या किसी इंडियन कंपनी ने ट्राई किया कि उसको सस्ता बनाए? नहीं। इंडियन ट्रेडर्स क्या करते हैं, चीन से इंपोर्ट कर लेते हैं और उस चीज़ को बेच देते हैं। लेकिन क्या इसमें इंडिया की गलती है? देखिए उन कंपनीज़ का कोई फॉल्ट नहीं है। सरकार को इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जोर देना पड़ेगा अब, कि कैसे इंडिया में बनने वाला सामान सस्ता बने। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सरकार ने काम किया। क्या किया? देखिए टैक्साइजेशन कमज़ोर कर दिया, जीएसटी ले आए, बहुत सारी चीज़ों में जो टैक्सेस हैं वो कम कर दिए। और इससे क्या हुआ, थोड़ा सा चीज़ों को फ़ायदा मिला। लोन देना शुरू कर दिया काफ़ी सस्ते दरों पे। इससे क्या हुआ, कंपनियों को खुलने की चीज़ें मिली, वो खुल सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन देखिए, फास्ट टैग लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, उससे क्या हुआ, ये चीज़ें बढ़ी। अब देखिए स्किल इंडिया प्रोग्राम आपने देखा, इंडिया का मजदूर या इंडिया का आदमी स्किल्ड हो जाएगा ना, तो हम ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। मानते हैं आप? एक चीज़ तो ये रहेगी। बिजनेस डूर, देखिए बाहर से आने वाली कंपनियां इंडिया में सामान बनाए तो भी इंडिया को फ़ायदा है। अब ये बिजनेस डूर का क्या मतलब है? और गवर्नमेंट ने इस पे भी काम किया है। कैसे? आपको पता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक थी 142 2014 में। आपको पता है अभी कितनी है? 2019 में इंडिया की रैंक है 63 गाइस। बहुत ज़बरदस्त काम किया है गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। मतलब भारत बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस पे भी सरकार ने काम किया। टेक्नोलॉजी आप रोज़ ही देख रहे हैं, कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वेरी गुड। मेक इन इंडिया मूवमेंट गाइस ज़बरदस्त मूवमेंट है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में देखिए चीज़ें कुछ हों, कहीं से हों, कंपनी हो, लास्ट में बनेगा इंडिया पे। और फाइनल इज़ इंडियन प्रोडक्ट्स। मतलब कि चाहे आप सेमीकंडक्टर कहीं से लाएं, आप निकल कहीं से लाएं, आयरन कहीं से लाएं, जो लास्ट का आइटम बनकर बाहर निकलता है ना, वो इंडिया का होना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो इंडिया को लेने चाहिए और इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिए हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें सुधरी हैं, चीज़ें अच्छी हुई हैं। अब देखते हैं एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव में दोस्तों। देखिए इंपोर्ट है $54 बिलियन, एक्सपोर्ट है $12 बिलियन, डेफिसिट है $42 बिलियन का। यहाँ पे गौर कीजिए, 51% सेल फोन मार्केट चाइना के अंडर है इंडिया की, 60% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चाइना सप्लाई करता है इंडिया को। चलिए पहली बात करते हैं सेल फोन्स पे दोस्तों। देखिए मैक्सिमम आपको वीवो, ओप्पो, हुआवी के फ़ोन्स इंडियन मार्केट्स में ज़बरदस्त तरीके से मिल जाते हैं। दोस्तों ट्राई कीजिए कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स या फिर अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट खरीदें, कम करने की कोशिश करें चाइनीज़ प्रोडक्ट को, चाइनीज़ सेल फोन्स को। मैं ये नहीं करूँगा आप मत खरीदिए, क्योंकि जब आप इंडियन प्रोडक्ट या फिर कोई और प्रोडक्ट खरीदते हैं ना चाइना मोबाइल फ़ोन का, तो भी आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ मिलती हैं, ऑब्वियसली मिलती हैं, लेकिन आप उसका डायरेक्ट पैसा चाइना को नहीं देते हैं,
आप देते हैं जिस जगह से वो बनकर आई है, मेड इन कहाँ है, तो मेड इन चाइना ना हो, इसका आप कोशिश कीजिए इस जगह पे। फिर भी अगर देखिए, अब क्योंकि सस्ता तो फ़ोन देता है चाइना, आपको मानना पड़ेगा, अच्छा आपको फीचर मिल जाता है चाइना फ़ोन में सस्ते में, तो दैट्स ओके, अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप इंडियन कंपनीज़ को मौका दीजिए। अब जैसे लावा माइक्रोमैक्स के फ़ोन हैं, ये मार्केट गेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें मौका दीजिए कि कैसे इनको अपना कंपटीशन बढ़ाना है। ये अगर सेम कैटेगरी सेम चीज़ें लाना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें सुधर जाएंगी। तो आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि कम से कम आप चाइनीज़ फ़ोन्स को ख़रीदने की कोशिश कीजिए। ये 51% की मार्केट को कुछ कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको 1000-2000 रुपये में ऊपर नीचे करके चाइना के साथ अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे, इस पे आपको ज़रूर काम करना है। देखिए, जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, क्योंकि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और चाइनाज़ की बहुत ही बेकार है। सस्ते हैं पर बेकार क्वालिटी है। तो आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने जाते हैं ना, तो बात कीजिए केवल इंडियन प्रोडक्ट, और किसी भी फेक चीज़ों पे नहीं आना है। आपको खुद देखना है प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है या नहीं है। मेड इन इंडिया है तो ज़बरदस्त, ज़रूर खरीदिए। फाइनल और लास्ट टच एक कॉमन मैन के लिए, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। आप किसी भी दुकान में जाएं, गुड्स, क्लोथ्स, एनीवेयर, लास्ट में एक चीज़, मेड इन इंडिया। इस मेड इन इंडिया के लिए अगर आपको 100 रुपये से 200 रुपये और बड़े फ़ोन्स पे, लग्जीरियस आइटम पे 1000 से 2000 एक्स्ट्रा भी देना पड़े ना दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बट केवल मेड इन इंडिया। मैं चाइनीज़ बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मेड इन इंडिया लीजिए। चाइना की मार्केट को चाइना का माल भारत में भेजने दीजिए, आप मत लीजिए। सिंपल। ठीक है, 1 रुपये के लिए अगर आप चीज़ों को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यार इतना तो आपके ऊपर बनता है ना। गवर्नमेंट कितना काम कर रही है आपने देखा, जीएसटी आपने देखा, 142 से ईज ऑफ डूइंग को 63 पे ले आई, लेकिन हमने क्या किया, ट्रेड डेफिसिट $42 बिलियन का रखा। तो हमने तो कुछ किया नहीं ना। आप कब तक सरकार पे रुके रहेंगे। हम कितना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट झेल रहे हैं आपको नहीं पता। आपने रिसेंटली सुना, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे अब कई लोग पूछते हैं सरकार खुद ही बैन क्यों नहीं कर देती। भैया, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। रिसेंटली आपने अगर सुना हो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम बैन नहीं कर सकते, ये मैं पब्लिक पे छोड़ता हूँ कि वो क्या करते हैं। पब्लिक तो आप हैं, मैं हूँ। भारत ने सागरमाला चलाई है, एमएसएमई लोन दिए हैं, जीएसटी है, कमर्शियल कोड्स बनाई हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड 2016 लेकर के आई है, इतनी सारी चीज़ें लाई है। तो यार थोड़ा सा बनता है, इस मेड इन इंडिया के लिए कॉम्प्रोमाइज़ बनता है। अब मैंने आपको दिखाया ना, टिकटॉक के बारे में बताया। अब आप में से कई लोग टिकटॉक के यूज़र होंगे, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते, इस एक ऐप को नहीं हटा सकते? या धीरे धीरे, आप तुरंत मत हटाइए, धीरे धीरे इन चीज़ों को रिमूव कर दीजिए फ़ोन से। इनके जो इंडियन वर्जन है या किसी और कंट्री के हैं, यूज़ कीजिए। किसी और कंट्री के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, काम तो करना है, इंडिया के पास अगर नहीं है तो आप यूज़ कीजिए, लेकिन ऐसी कंट्री का तो मत कीजिए जिसकी पॉलिसीज़ ख़राब है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इन सारी चीज़ों पर इंडिया की गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, पब्लिक को भी ध्यान देना है। मेक इन इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट्स आपको बहुत ध्यान देना है। सेल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपको बहुत ध्यान देना है। फाइनली मैं कहूँगा, मेड इन इंडिया पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, केवल और केवल मेड इन इंडिया लीजिए। आपको पैसा ज़्यादा देना है, बहुत ज़्यादा खर्च मत कीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मेड इन इंडिया ज़रूर लीजिए दोस्तों। मैक्सिमम ट्राई कीजिए, कुछ टाइम लगेगा, मैक्सिमम जितना भी टाइम आपको लगे, केयर कीजिए। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा दोस्तों, टोटल सामान इंडिया कंपनियों में बनेगी, इंडिया के अंदर बिकेगा और इंडिया की अपनी एक सेल्फ ओनिंग मार्केट होगी, सेम एज चाइना। चाइना में हमारे सामान पे रोक नहीं है, चाइना का आदमी हमारा सामान नहीं लेता है। सिमिलरली आप भी कीजिए, मेड इन इंडिया स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।